हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल मैम। मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि वे हमारे आदरणीय रोहिणी मैम का स्वागत करें। सुप्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत है। और आज ये विशेष अवसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें जिस विषय पर मैडम ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है, हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर देगा। आप सब जानते हैं कि मैडम जिस विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं, उस विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है। संयोगवश आज महर्षि दयानंद सरस्वती का भी जन्मदिन है। मैं ये इस अवसर पर आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव और प्रकाश से हिंदी की पहली आत्मकथा सिमंदनी उपदेश संभव हुई थी। इसलिए ये महज संयोग नहीं है कि हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, उसकी कड़ियाँ आपस में एक ऐतिहासिक संयोग के रूप में हमें आज जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभागीय परिवार का, और बाहर से भी जो लोग हैं उन सब का हार्दिक स्वागत है। मैम का परिचय देना एक औपचारिकता होगी, और चूंकि मुझे इस औपचारिकता को पूरा करना है, तो सुप्रसिद्ध आलोचक, नारी विमर्श चिंतक प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल मैम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग रोहतक हरियाणा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और इसी के साथ इनके तमाम कहानी संग्रह, आलोचना, संपादित पुस्तकें आ चुकी हैं। कहानी संग्रह है घने बरगद तले आओ माँ हम परी हो जाएं। आलोचना के क्षेत्र में मैम सदैव सक्रिय रहती हैं। स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नजर कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, हिंदी कहानी, वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, साहित्य का स्त्री स्वर, हिंदी उपन्यास समय से संवाद। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध की कहानी संग्रहों का भी संपादन हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और मुझे बड़ा हर्ष है ये बताते हुए कि कहानी और आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैम को 3 बार हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त स्पंदन आलोचना सम्मान भोपाल, रेवांत मुक्तिबोध साहित्य सम्मान लखनऊ, वनमाली कथा आलोचना सम्मान भोपाल और डॉक्टर शिव कुमार मिश्र स्मृति सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी कहानी वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग नामक पुस्तक 14 लेखों का संग्रह है, जिसमें आपने बीते 50 वर्षों में हिंदी कहानी के जरिए समय और समाज में जो बदलाव आए उन्हें रेखांकित किया। और साथ ही मैम आप मुक्तिबोध के कहानी लेखन की गहरी अध्येता रही हैं। अपनी पुस्तक में आपने संजीव और ज्ञानरंजन जी पर भी गहन अध्ययन किया है। मैम पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रोहिणी मैम। तो मैं अपने आज के विषय की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम सबको बधाई। सामूहिक रूप से बिना किसी लैंगिक विभाजन के सिर्फ स्त्रियों का पर्व नहीं है। पुरुष इस पर्व से, इस सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव से बाहर नहीं कर दिए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दरअसल महिलाओं की उपस्थिति को रेखांकित और स्वीकृत करने के लिए पूरे के पूरे मनुष्य समाज द्वारा की गई एक वैचारिक पहल है। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक विभाजन और लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रहों के विरोध में मनुष्य की चेतना को जागृत करने का एक अभियान है।
इसीलिए आज के इस अवसर पर हमें अपने अपने जेंडर से उपरत होकर मनुष्य के रूप में अपने जैविक संरचना के साथ उन सारी साजिशों, षड्यंत्रों, सांस्कृतिक संरचनाओं को समझना होगा कि स्त्री और पुरुष दो अलग अलग बायोलॉजिकल संरचनाएं होने के बावजूद क्यों सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे का विलोम, प्रतिद्वंद्वी बनाकर समाज में प्रस्तुत कर दी गई है। तो जब आज का मैंने विषय लिया स्त्री सशक्तिकरण का मिथ, तो दरअसल यह इसी पूरी की पूरी बहस को केंद्र में रखकर दो चीजों को देखने का एक प्रयास है कि स्त्री सशक्तिकरण क्या है और दूसरे, क्या सचमुच स्त्री सशक्तिकरण हो रहा है। जब मैं इस विषय को उठाती हूँ, स्त्री सशक्तिकरण का मिथ, मैं स्त्री सशक्तिकरण की चुनौतियां विषय नहीं ले रही हूँ। यदि मैं इस विषय को लेती, स्त्री सशक्तिकरण की चुनौतियां, तो मैं स्वीकारती कि हाँ, स्त्री सशक्तिकरण की एक मुहिम, एक पहल कदमी हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे विश्व में चलाई जा रही है। लेकिन जब मैं इस विषय को लेती हूँ, स्त्री सशक्तिकरण का मिथ, तो मानो सबसे पहले मेरा केंद्र विचार का केंद्र बिंदु मिथ शब्द आ जाता है कि क्या हम स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में कोई सार्थक कदम उठा रहे हैं, या हम अपने पूर्वाग्रहों के साथ एक वैचारिक उदारता का लबादा ओढ़कर कुछ भ्रांतियों को, भ्रांत अवधारणाओं को समाज में फैला रहे हैं, ताकि हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी नैतिक दुर्बलताएं और हमारी अपनी अक्षमताएं उस चटकीले भड़कीले लबादे के सामने छुप जाए। मिथ शब्द हम जानते ही हैं कि मिथ का अगर मैं शब्दार्थ करूं या इसके भीतर छिपे निहित मंतव्यों को पकड़कर इसको खोलने की चेष्टा करूं, तो मिथ को मैं भ्रांत शब्द में लूंगी, भ्रांत धारणा। ऐसी भ्रांत धारणाएं जो न तर्क से पुष्ट की जा सकती हैं, न जिसके पीछे तथ्य हैं, लेकिन चूंकि वो एक भ्रांति के तौर पर एक छद्म सत्य के रूप में, आज हम जानते हैं कि पोस्ट ट्रूथ का समय है, सत्य नहीं है, लेकिन सत्य को इस रूप में परोसा जाता है, प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, भड़कीले चमकीले आवरणों के माध्यम से, महिमा मंडन के माध्यम से, कि हम उसके बीच में छिपे अंधेरे पक्ष को नहीं देख पाते हैं और उसके चारों तरफ के मखमली और भड़कीले लबादों से प्रभावित होकर हम उसे स्वीकारने लगते हैं। तो यह जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां दरअसल सत्य को, कुत्सित सत्य को, अंधेरे में डूबे गए सत्य को झुठलाने के लिए गढ़े गए सुनहरे मुलम्मे होते हैं, जिन्हें न तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, न तथ्य से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन व्यवस्था के निहित स्वार्थों को जस्टिफाई करने के लिए व्यवस्था के प्रचार तंत्र द्वारा उसे एक सत्य के रूप में दे दिया जाता है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि साल दर साल 1960 के दशक से जब महिला मुक्ति आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई, एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मंच, ग्लोबल मंच के रूप में, तब से साल दर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हम स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हुए हमने कभी भी पुरुष सशक्तिकरण या पुरुष दिवस की बात नहीं की है। हम बाल दिवस की बात करते हैं, वृद्ध दिवस की बात करते हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ उन दिवसों का आयोजन करते हैं ताकि उस दिवस को बौद्धिक बहसों के आयोजन के माध्यम से हम उस व्यक्ति के इर्द गिर्द बुनी गई कमजोर सामाजिक अवस्था पर, उसकी परंपरा पर, व्यवस्था की दुर्भी संधियों पर बात कर सके। जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कहीं हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, स्त्री को सशक्त करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि स्त्री पुरुष के मुकाबले में अशक्त है। और जब हम इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि स्त्री अशक्त है, तो हमें कई चीजें खुलती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसको हम बहुत नारों के माध्यम से सतह पर लेकर आते हैं
और हम एक और अभियान छेड़ते हैं कि स्त्री को कैसे सशक्त किया जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से। यानी हम एक दिवस सशक्तिकरण की मुहिम के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बार बार उसी दुर्बलता को रेखांकित कर रहे हैं कि हाँ, हमारे समाज में स्त्री की स्थिति अभी कमजोर है, स्त्री को सशक्त करना जरूरी है। प्रश्न अब यहाँ उठता है कि स्त्री को सशक्त कैसे किया जाए, या इसी स्त्री सशक्तिकरण दरअसल है क्या। सशक्तिकरण को अगर मैं शक्ति के रूप में लूं कि क्या व्यवस्था की शक्ति का हस्तांतरण पुरुष के हाथ से लेकर स्त्री के हाथ में कर दिया जाए तभी स्त्री सशक्त होगी, यह एक भ्रांति को दबाने के लिए एक दूसरी भ्रांति को फैलाना है। एक विद्वेषपूर्ण वर्चस्वशाली गढ़ को ध्वस्त करने के स्थान पर दूसरे विद्वेषपूर्ण वर्चस्वशाली गढ़ को स्थापित करना है। क्योंकि समाज स्त्री या पुरुष इन्हें दो अलग अलग प्रतिद्वंद्वी खेमों के रूप में बांटने से तरक्की नहीं कर सकता। समाज तभी तरक्की कर सकता है जब इन्हें इनके लैंगिक विभाजनों से मुक्त करके इन्हें इनकी बुनियादी मानवीय अस्मिता से प्रदीप्त और भास्वर करें। लेकिन दरअसल जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम यह चाहते हैं कि स्त्री को अधिकारों से संपन्न किया जाए। लेकिन मैं अपनी बात को करने से पहले शक्ति के एक बिंब को रखना चाहती हूँ कि हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में हम राजाओं को बहुत शक्तिशाली रूप में देखते हैं। हम आज भी शक्ति के माध्यम से ही हम अमेरिका को एक बहुत बड़े विश्व के एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा हथियार, सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत और सबसे ज्यादा दबंग भाव उसी एक राष्ट्र के पास है। हम अपनी भारतीय संस्कृति में चक्रवर्ती सम्राटों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि वो हिंसा के बल पर, अपनी सेना के बल पर अन्य राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने अधीन बनाकर वे अपने शक्ति का, गौरव का, वर्चस्व का, अपनी सत्ता का परचम लहराते फिरते हैं। तो क्या जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम स्त्री को वह शक्ति देना चाहते हैं? ऐसी शक्ति हिंसा से पैदा होती है और हिंसा से पैदा हुई हर शक्ति विद्वेष, घृणा और आतंक की सृष्टि करके उसको बेदखल करने के लिए अन्य आवाजों को धीरे धीरे क्रमिक भाव से संगठित करना शुरू कर देती है। शक्ति का गढ़, आतंक के आधार पर गढ़ा गया शक्ति का गढ़ दरअसल अपनी दुर्बलता के कारण ही वह वजूद में आता है और उसे बनाए रखने के लिए वह साजिशों और षड्यंत्रों का सहारा लेता है। लेकिन शक्ति का एक और रूप हमें दिखाई पड़ता है जो हमें महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, लिंकन, ईसा मसीह में दिखाई पड़ता है। यानी आत्मबल, सैन्य बल नहीं, आत्मबल, हिंसा नहीं, प्रेम, युद्ध नहीं, करुणा, समन्वय, विश्वास, सद्भाव। तो ये इन सब नैतिक गुणों से विभूषित व्यक्ति को ही क्या हम सशक्त माने? यदि हम इसे ही सशक्तिकरण की परिभाषा के भीतर लेकर आते हैं तो याद करें कि जब गोदान में प्रेमचंद मेहता के माध्यम से स्त्रियोचित गुण और पुरुषोचित गुणों की बात करते हैं तो स्त्रियों के पास वो ये सब के सब गुणों की एक सूची वो दिखाते हैं कि स्त्रियां महात्मा हैं, स्त्रियां देवियां हैं और ये सब स्त्रियोचित गुण प्रेम, विश्वास, करुणा, अहिंसा, त्याग, सद्भाव, समर्पण, सहिष्णुता, धीरता, परोपकार, ये सब गुण स्त्रियों के बुनियादी गुण हैं। और यदि यह गुण पुरुष में आ जाते हैं तो वह महात्मा हो जाता है और पुरुष के गुण स्त्री में आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। हम सब प्रेमचंद द्वारा दी गई, मेहता के मुंह से उच्चरित इस परिभाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्त्रियों के पास तो ये बुनियादी गुण हैं जो चक्रवर्ती सम्राट की अपेक्षा गांधी, बुद्ध, लिंकन और ईसा मसीह को उनसे तरजीह देती है। तो हम स्त्रियों को किस रूप में सशक्त करना चाहते हैं?
निश्चित रूप से हम यह कहेंगे कि सशक्तिकरण का अर्थ है स्त्री को वैचारिक रूप से उन्नत करना, भावनात्मक रूप से प्रखर करना, नैतिक रूप से उसे वर्जनाहीन बनाना, यानी स्त्री का चहुमुखी विकास करना, भावनात्मक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, ताकि वह समाज में अपनी एक प्रमुख निश्चित भूमिका अभिनीत कर सके। लेकिन मैं यही, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो मैं साहित्य के माध्यम से भी अपनी थोड़ी थोड़ी बात रखना चाहती हूँ। यही मुझे 1905 में लिखी रुकैया सखावत हुसैन, जो उर्दू की बहुत बड़ी लेखिका रही हैं, उनकी एक कहानी याद आ जाती है, सुल्ताना का सपना। उस कहानी में वो स्त्री सशक्तिकरण के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चली हैं और स्त्री सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल उन्होंने सामने रखी है जिसे आज भी समाज को व्यवहारिक स्तर पर उतारना अभी शेष रहा है। उनकी स्त्री जो सुल्ताना है, वह पूरी की पूरी कहानी एक फैंटेसी में रची गई है और यह लड़की सुल्ताना अनायास एक ऐसे देश में पहुंचती है जहां सब जगह, दफ्तरों में, गलियों में, बाहर समाज में पुरुष है ही नहीं, है तो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां। और वह प्रश्न पूछती है कि अरे, स्त्रियों को दिन रात घर से बाहर इस तरह से निर्द्वंद घूमते हुए किसी भय की अनुभूति नहीं होती? तब उसकी सखी वहां पूछती है, जो उस नए देश में उसकी सखी बनी है, कि मुझे लगता है कि तुम भारत जैसे देश से आई हो जहां स्त्रियों को घर में बंद रखा जाता है, लेकिन तुम्हें वहां बंद क्यों रखा जाता है? और वह बताती है कि हमें पुरुषों की वजह से बंद रखा जाता है। तो उस नए देश की वासिनी कहती है कि पुरुष कोई भालू, चीता, भेड़िया तो नहीं है कि वो तुम्हें खा जाएंगे, और यदि वो हिंसक जानवर है तो जानवरों को बंद किया जाना चाहिए, स्त्रियों को क्यों बंद किया जाता है? और फिर उसके बाद वह कथा सुनाती है कि हमारे देश में सदियों पहले इतनी ही पुरातन प्रथा थी, स्त्रियां घर में बंद रहती थी, लेकिन हुआ ऐसा कि हमारे देश पर एक बार पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया और हमारी सेना, पुरुष, निश्चित रूप से स्त्रियां घर में रहती थी तो सब कुछ सत्ता के सभी केंद्रों, उपकेंद्रों पर पुरुषों का ही वर्चस्व था। तो हमारे सैनिकों ने उनसे लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार पराजित होते रहे। अब हमारे देश के राजा को बहुत तकलीफ हुई कि हम पराजित होकर क्या करेंगे। वो चिंता में मग्न थे कि एक बार स्त्रियों का एक डेपुटेशन उनके पास आया और उन्होंने कहा कि हमारे पास शत्रुओं को पराजित करने की कुछ वैज्ञानिक तकनीकें हैं, यदि आप हमें इजाजत देंगे तो हम आपके देश को शत्रु मुक्त कर सकते हैं। और तब उन्हें इजाजत दी गई बहुत सी शर्तों के साथ। स्त्रियों ने ये कहा कि जब तक हम अपने इस मुहिम को अंजाम नहीं देंगे, घर में पुरुष रहेंगे, वो हमारी किसी भी बात में बाधा उपस्थित नहीं करेंगे और गार्हस्थ्यिक दायित्वों की परिपालना और बच्चों का पालन पोषण का काम वे पुरुष करेंगे, और हमें आप खुली छूट दें ताकि हम खुद स्ट्रेटजी बनाकर शत्रुओं को परास्त कर सके। राजा मरता क्या ना करता, हारा तो हुआ ही था, उसने सोचा एक दांव और खेल लो, तो स्त्रियों को उन्होंने अनुमति दी। उस समय स्त्रियों के साथ एक अच्छा काम यह हो रहा था, जो आज भी हमारे समाज में हो रहा है, कि स्त्रियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में, स्त्री विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, उन विश्वविद्यालयों में स्त्रियों को पढ़ने की सुविधा दी गई थी। तो वे स्त्रियां विज्ञान की छात्राएं थी और 2 यूनिवर्सिटीज के प्रोडक्ट थी। एक यूनिवर्सिटी पानी, वर्षा के पानी को कंजर्व करके उसकी जल ऊर्जा बनाती थी, और एक यूनिवर्सिटी की स्त्रियों ने सोलर एनर्जी को संरक्षित, कंजर्व करके उसकी सोलर एनर्जी बनाई थी। और इस एनर्जी का उपयोग उन्होंने विस्फोटक बम बनाने में भी किया था। उसका अगर उन्होंने सकारात्मक प्रयोग भी किए थे, रचनात्मक उपयोग, समाज के हित के लिए उन्होंने कुछ अन्वेषण किए थे, तो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए कुछ संहारक बम भी बनाए थे। तो जैसे ही शत्रु की फौज आई, उन्होंने दोनों तरफ से सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी द्वारा बनाए गए बमों से उनको परास्त कर दिया। और उसके बाद स्त्रियों ने ये कहा कि हमें कुछ समय अपना काम भी चलाने दें,
दफ्तरों में पुरुष घरों में पुरुष अच्छा काम कर रहे हैं तो हम दफ्तरों में जाकर काम करते हैं। तो इस तरह से पूरी कहानी मैं अब नहीं बताऊंगी कि स्त्रियां दफ्तरों में रह गई, पुरुष घरों में काम करते हुए रह गए। और अब भी सत्ता के दो केंद्र बनने से स्त्रियां अपने आप को अपमानित, तिरस्कृत, उपेक्षित महसूस कर रही थी। अब उन्होंने ठीक उसी रूप में पुरुष तंत्र के समानांतर, या ये हम कहें कि पुरुष तंत्र को ध्वस्त और खारिज करके उसके स्थान पर स्त्री तंत्र की रचना की। और उसका भीतरी चरित्र उतना ही वर्चस्ववादी था, उतना ही केंद्रीकृत था, उतना ही हाशियों का प्रसार करने वाला था जैसे पितृसत्ता या पुरुष तंत्र था। तो इस तरह से स्त्री सशक्तिकरण एक बहुत लुभावने नारे के रूप में हमें इस कहानी में दिखाई पड़ता है, लेकिन यही एक चुनौती भी दिखाई पड़ रही है कि क्या वास्तव में है स्त्री सशक्तिकरण हुआ, या व्यवस्था, सत्ता और वर्चस्व के ठीक उसी मुहावरे में व्यक्ति के लिंग को अपदस्थ करके दूसरे लिंग को स्थापित कर दिया गया। यानी मूल मुद्दे वही रहे, एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण सत्ता को, एब्सोल्यूट पावर को अपने मुट्ठी में करके निरंकुश हो जाने का एक तथ्य, एक सच्चाई, ताकि दूसरा व्यक्ति अपने आप को दमित, शोषित महसूस करते हुए उस सत्ता को उखाड़ने के लिए प्रयासरत रहे। तो मैं इसे स्त्री सशक्तिकरण नहीं मानती। आज जब ये कहा जाता है कि स्त्रियों को अधिकार दिए जाए, स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, स्त्रियों को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी बहस दरअसल मूल मुद्दे से भटक कर उसकी परिधि की ही परिक्रमा कर रही है। पुरुष के समान स्त्री क्यों, या स्त्री के समान उस कहानी में पुरुष को बनाने की आकुलता क्यों? हम मनुष्य हैं। हमारे चिंतन में जब एक लिंग प्रमुख हो जाता है तो अनिवार्य रूप से दूसरा लिंग प्रतिद्वंद्वी, विद्वेषी की हैसियत से आता है। स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा तभी समाज में एक क्रांतिकारी, एक रचनात्मक वैचारिक अभियान के रूप में उपस्थित हो सकती है जब हम लिंगों को भूलकर उसकी बजाय मनुष्य की मुक्ति की बात करें, मनुष्य के सशक्तिकरण की बात करें। क्योंकि जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक सवाल अनिवार्य रूप से इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या पुरुष सशक्त है? यहाँ फिर हमें उसकी शक्ति को विश्लेषित करना होगा। वो शक्तिशाली हमें किस रूप में दिखाई पड़ रहा है? अपने देह के बल पर? उसके शक्ति के क्या प्रमाण हमें दिखाई पड़ रहे हैं? क्या उसकी शक्ति स्त्री पर, कमजोर पर हिंसा के रूप में दिखाई पड़ रही है, इसलिए हम उसकी शक्ति की आराधना कर रहे हैं? यदि शक्ति का अर्थ कुंठाओं, नकारात्मकताओं, ग्रंथियों और वर्जनाओं से मुक्त होकर एक उदार सोच को ग्रहण करना है, तो यहाँ यह प्रश्न फिर से उठता है कि क्या पुरुष सच में अपनी ग्रंथियों, अपनी नकारात्मकताओं, वर्जनाओं, अहंकार और दंभ से मुक्त होकर समाज को एक आंख से देख सका है? शक्ति की अवधारणा समाज को बांटने में नहीं है। शक्ति की अवधारणा बंटवारे में, हिंसा और घृणा में डूबे हुए समाज को उसकी भय की, उन्माद की, हिंसा की ग्रंथियों से मुक्त करके उसे एक समन्वित मनुष्यता के सूत्र में बांधना है। दरअसल स्त्री सशक्तिकरण की बात जब मैं करती हूँ तो मैं एक ऐसे समाज का सपना देखती हूँ जहां स्त्री और पुरुष सहभागिता में अपनी बात कर रहे हैं, जहां संवाद है, जहां समन्वय है, सद्भाव है, एक दूसरे से मुक्त होकर
अपने वजूद को स्थापित करने का पूर्वाग्रह और हठ नहीं है। एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मुकम्मल इंसान को रचने का वैचारिक आग्रह है। इसीलिए स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा को या स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम को मैं सभ्यता समीक्षा का एक बहुत बड़ी वैचारिक व्यग्रता का नाम देती हूँ। यह सभ्यता समीक्षा है। जब हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह हमारे सशक्तिकरण के नारे को दिशा देने के लिए हमें एक बहुत बड़ा दिशा निर्देशक सूत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन यहीं से यह हमारे समाज के खोखलेपन और समाज में मौजूद विघटनशील ताकतों की ओर भी संकेत करता है। बेटी पढ़ाओ बेटी, सबसे पहले बेटी बचाओ, यानी हम यह मानते हैं वैधानिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम बहुत ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे समाज में आज भी या तो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है या जन्म लेते ही कन्या शिशुओं की हत्या की जा रही है। दूसरे, हत्या सिर्फ उसे उसकी सांसों को घोट देना ही किसी की हत्या करना नहीं होता। तिल तिल कर मारना, यह हत्या का एक जघन्य रूप है। जब हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो हम सूक्ष्म स्तर पर हत्या के इस गहरे रूप की ओर भी उन्मुख होते हैं कि, और उसी से हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या हमारे समाज में एक लड़के की तुलना में लड़की को तिल तिल कर घुटना नहीं पड़ता है? क्या हर रोज तिल तिल जलते हुए उसे मौत को अंगीकार नहीं करना पड़ता है? मीराबाई अपनी कविताओं में कहती है कि उन्होंने जहर का प्याला पिया, राणा जी ने जहर का प्याला भेजा, पीवत मीरा हासी रे। ये जो जहर का प्याला है, यह वास्तव में एक फिजिकल जहर का प्याला नहीं है, इसे हम अभिधा में नहीं ले सकते। हर स्त्री, क्या आज हमारे समाज में बद्ध कर दी गई, उपेक्षित कर दी गई, प्रताड़ित कर दी गई, अपमानों के साथ, नियति के साथ वह घूंट घूंट जहर पीकर अपनी जिंदगी को नहीं जी रही है? हर पल पर अपमानित और अपने वजूद को स्थगित करने की यंत्रणा यदि आज स्त्री की नियति, उपलब्धि या उसका दाय बन गई है, तो क्या यह जीवन को उन्मुक्तता, सहजता, स्वायत्तता में जीना है, या यह जीवन को स्थगित करते हुए तब तक उस छोटे से वृत्त में घूमते रहना है जब तक सांसें उसके भीतर है? तो बेटी बचाओ, बेटी की हमें जान की रक्षा भी करनी है, बेटी के मान की रक्षा भी करनी है। जब हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो उसके मान की रक्षा की बात क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और हम देखते हैं कि आज स्त्री समाज अपने मान सम्मान को चौराहे पर तार तार होते हुए देख रहा है। तो यह सशक्त समाज, स्त्री सशक्तिकरण के लिए उठे हुए एक सशक्त समाज की निष्ठाओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। स्त्री को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है देह के द्वार पर, यह भी उसकी हत्या है, उसके वजूद की हत्या है, उसके आत्मसम्मान की हत्या है। स्त्री आज हम जानते हैं कि वह देह के स्तर पर तीन तरह से, या हम इसे कई कोटियों में विभाजित कर सकते हैं कि स्त्री सबसे पहले आज वय की सीमा छोड़ दें, 6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की स्त्री तक आज बलात्कार, ईव टीजिंग, छेड़छाड़, एसिड अटैक जैसी क्रूरताओं का शिकार होने की आशंका मात्र से भयभीत रहती है। रेप या बलात्कार स्त्री पर हिंसा का सबसे बड़ा हथियार क्यों बना है? जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं
हमें इसकी भीतरी गहराइयों में उतरना होगा। यदि कोई, मैं इसे एक दूसरे उदाहरण के रूप में लेना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी एक पुरुष को कुछ गुंडे पकड़कर पीट देते हैं, उसका बुरी तरह से मर्दन कर देते हैं, उसका सब कुछ छीन कर ले जाते हैं, तब वह पुरुष क्या अनुभव करता है? यह एक स्थिति है। इसी के बरक्स एक दूसरी स्थिति, एक स्त्री को कुछ पुरुष मिलकर पकड़ते हैं, उसको पीटते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, तब वह स्त्री क्या महसूस करती है? दूसरे, इन दोनों स्थितियों को लेकर परिवार और समाज उस प्रताड़ित पुरुष और उस प्रताड़ित स्त्री को लेकर क्या महसूस करता है? दोनों एक सी यंत्रणा के शिकार हुए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, हिंसा हुई है, शारीरिक शोषण हुआ है, लेकिन इन दोनों केस में लिंग के आधार पर हमारे परिवार, हमारे समाज की सोच पूरी तरह से अलग अलग है। क्यों नहीं बलात्कृता स्त्री को उसी तरह से हम तसल्ली देते जिस तरह से हम बलात्कृत पुरुष या हिंसा के शिकार पुरुष को देते हैं कि कोई बात नहीं, जान बची सो लाखों पाए, सब चीजें, सामान छीना है, जेवर छीने हैं, मूल्यवान चीजें छीनी है, सब कुछ दोबारा आ जाएगा। क्यों नहीं हम रेप को एक रोड एक्सीडेंट का, एक गंभीर रोड एक्सीडेंट का रूप देते? क्यों नहीं इसे हम एक मानवीय त्रासदी, एक दुर्घटना का रूप देते? मानवीय दुर्घटना का रूप हम क्यों नहीं देते? क्यों हम इसे एक त्रासदी का रूप देकर इसे एक अपमान के साथ, पारिवारिक और सामाजिक अपमान के साथ जोड़ते हैं? इसलिए कि स्त्री की यौनिकता में हमने पितृसत्ता से उधार लेकर शुचिता के, सतीत्व के कुछ गुणों को ठूंस दिया है, और उन्हीं ठूसे हुए गुणों को ही हम स्त्री की अस्मिता, स्त्री के वजूद, स्त्री के आत्म और स्त्री की शुचिता का पर्याय बना रहे हैं। मानो स्त्री स्वयं अपने आप में ना एक दैहिक, वैचारिक, बौद्धिक, स्वायत्त अस्मिता है, बल्कि हम यह स्वीकार करते हैं कि उसकी स्थिति परिवार में, समाज में पुरुष के सापेक्ष है, और पुरुष मूल्यों को आभ्यंतरीकृत, इंटरनलाइज करते हुए वह उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपनी प्रामाणिकता और वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए रची गई एक पुरुष संचालित रोबो है। जब हम बलात्कार को इतने घृणित रूप में देखते हैं, तभी हम कहीं इस दावे को झुठलाते हैं कि हाँ, हम समाज में स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम चला रहे हैं। स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम चलाने के लिए हमें उसे निश्चित रूप से पढ़ाना है, उसे आर्थिक रूप से हमें उसे उन्नत करना है, लेकिन क्या हम समाज को वैचारिक रूप से उन्नत कर पाए हैं? क्या समाज की सोच को पंगु, विकृत, एकांगी और पुरुष केंद्रित बनाने वाली सोच के खिलाफ हम कोई अभियान छेड़ पाए हैं? यदि स्त्री की देह में ही स्त्रीत्व छिपा हुआ है, तो हम किस मनुष्य को गढ़ना चाह रहे हैं? फिर तो पुरुष को हम अमानुषिक और पाश्विक बनने के लिए पूरा का पूरा एक स्पेस दे रहे हैं, पूरी की पूरी स्वतंत्रता और सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि स्त्री के स्त्रीत्व, उसके मनुष्यत्व और उसकी निजता पर आक्रमण कोई जंगली जानवर नहीं कर रहा है, कोई अलौकिक दैवीय दानवी ताकत नहीं कर रही है, बल्कि उसके ही परिवार का, उसके ही समाज का एक अन्य हिस्सा कर रहा है। तो ये दो हिस्से जब तक अलग अलग मूल्यों द्वारा, अलग अलग नैतिक आग्रहों द्वारा संचालित और देखे जाते रहेंगे, तब तक हम स्त्री के सशक्त होने, स्त्री के स्वायत्त होने की अवधारणा पर कोई बात नहीं कर सकते।
यह समय अंतर्राष्ट्रीय दिवस या मुक्ति आंदोलन, स्त्री मुक्ति आंदोलन या स्त्री विमर्श, इन्हें मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगी कि इन शब्दों के साथ जब स्त्री शब्द लगा दिया जाता है तो यह भ्रम का और विद्वेष का उत्पत्ति करने का एक बहुत बड़ा कारक बनते हैं। हम स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, स्त्री की मुक्ति किससे? अनिवार्य रूप से दूसरे पाले में खड़ा पुरुष घृणा से सिहर कर कह देता है कि स्त्रियों को पुरुष से मुक्ति चाहिए। जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो वह उपेक्षा से मुंह बिचकाकर कहता है कि ओहो, स्त्री अब सारे अधिकार लेकर उसे हंटर से परिचालित करना चाहती है। दरअसल यह बैटल ऑफ सेक्सेस नहीं है, इसीलिए इन शब्दों को रिप्लेस किए जाने की आवश्यकता है। स्त्री मुक्ति आंदोलन दरअसल मनुष्य मुक्ति आंदोलन है। स्त्री सशक्तिकरण मनुष्य के सशक्तिकरण का अभियान होना चाहिए। और मैं सशक्तिकरण से भी ऐतराज करती हूँ, उसमें सख्त ऐतराज को दर्ज करते हुए मैं चाहती हूँ कि हम स्त्री सशक्तिकरण की बात ना करें, हम करें मनुष्य संवेदीकरण की बात। हमें एक संवेदनशील समाज चाहिए, हमें संवेदनशील मनुष्य चाहिए, और असंवेदनशीलता और पुरुष मूल्यों से ग्रस्त सिर्फ पुरुष ही तो नहीं है, स्त्री भी तो है। हमें जब मनुष्य संवेदीकरण समाज की बात, संवेदीकृत समाज की बात करेंगे, तब हम असंवेदनशीलता के धरातल पर उतरकर अपने अपने मूल्य, निष्ठाएं, विचार और चिंतन ग्रहण करते हुए स्त्री और पुरुष बहुतायत में दिखेंगे। लेकिन जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम बाइनरी बना देते हैं, अपोजिट बाइनरी, कि ये पुरुष उत्पीड़क है, पुरुष शोषक है, पुरुष हिंसक है, पुरुष के पास सब अधिकार है, और स्त्री बेचारी है, हेल्पलेस है, उसका उद्धार किया, उसका कल्याण किए जाने की आवश्यकता है। जबकि हम जानते हैं कि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। समाज में स्त्री संवेदी हृदय के पुरुष बहुत ज्यादा हैं। यदि समाज में हमें बलात्कारी दिखाई पड़ रहे हैं, यदि समाज में हमें रुग्ण मानसिकता के पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें उतने ही उदार हृदय, उतने ही उदार सोच के स्त्री के प्रति संवेदना और सौहार्द रखने वाले पुरुष भी दिखाई पड़ रहे हैं। और हमें इस तथ्य को भी रेखांकित करते रहना चाहिए कि आज जो स्त्रियां किसी भी प्लेटफॉर्म पर पुरुष मनुष्य के रूप में एक मुकम्मल व्यक्तित्व के साथ हमें दिखाई पड़ रही है, उनका प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, समाज सुधार से लेकर चिंतन, लेखन, दर्शन, संस्कृति कर्मी, किसी भी रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में भी जब वो बाहर दिखाई पड़ती है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि उसकी यह स्वतंत्रता स्वयं संघर्षों के बाद ही उपार्जित नहीं है, बल्कि उसे स्वतंत्र करने में, उसे उसका स्पेस देने में और उसके संघर्षों को स्वीकार करने में उसके परिवार के पुरुष वर्ग की भी उतनी ही महती और सकारात्मक भूमिका है। मुकम्मल मनुष्य के रूप में यदि स्त्री और पुरुष दोनों अपना व्यक्तित्व को रचते हैं तो दरअसल एक दूसरे के सहयोग के साथ ही रचते हैं। इसलिए यह अक्सर कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का संघर्ष, मौन संघर्ष हमेशा दिखाई पड़ता है। मैं उसी रूप में कहूंगी कि एक सशक्त स्त्री, सशक्त को मैं पारंपरिक ढंग से कह रही हूँ, लेकिन एक मैं ये कहूंगी कि मनुष्य संवेदीकृत स्त्री के रूप में हमें एक स्त्री के संघर्ष के पीछे उसके परिवार के पुरुषों के वैचारिक औदार्य और मनुष्यता की एक लंबी श्रृंखला भी दिखाई पड़ती है। तो फिर से मैं इसी तथ्य को रेखांकित करूंगी कि स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा इसीलिए भ्रांत अवधारणा है क्योंकि यह पुरुष से काटकर स्त्री को एक अलग खेमे के रूप में गढ़ने का ना तो कोई वैचारिक अभियान है, ना ही इसका लक्ष्य ऐसा है। यह मनुष्य को एक सशक्त, संवेदनशील
मनुष्य को रचने का एक प्रयास है। यहीं पर जब सतीत्व की अवधारणा आई है, यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि स्त्री को पराधीन, यदि हम स्त्री को मुक्त करने की या इस समाज को मुक्त करने की बात करते हैं, तो हमें इस सभ्यता समीक्षा के दौरान उन बिंदुओं को रेखांकित करना होगा कि कौन से बिंदु स्त्री को देह के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या पुरुष सापेक्ष अस्मिता के रूप में रिड्यूस करने में अपनी एक केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं। और उसमें मैं मानती हूँ कि सतीत्व या यौन शुचिता, बल्कि दोनों, सतीत्व और यौन शुचिता की अवधारणा, यह मिलकर स्त्री को पुरुष की दैहिक संपत्ति का रूप देते हैं। दैहिक शब्द को मैं बलपूर्वक रेखांकित करना चाहूंगी, क्योंकि इसी के साथ शोषण के, सामाजिक शोषण के विविध रूप और सामाजिक कुरीतियों के विविध रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। हम जानते हैं नवजागरण आंदोलन जब समाज सुधार कार्यक्रमों में लिप्त था, संलग्न था स्त्री की मुक्ति के लिए, तो विवाह संस्था से जुड़े हुए कितने सारे उसने कानून बनाकर सुधार किए। बहुविवाह प्रथा निषेध, कुलीन विवाह प्रथा निषेध, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध। तो इस तरह से ढेर सारी विवाह संस्था में स्त्री के शोषण को समझना, उसकी शिनाख्त करना और फिर स्त्री को कुछ उसके सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करना, वह नवजागरण आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। और उसी समय ही हमें स्त्री संवेदी दृष्टि से संचालित पुरुषों का एक बड़ा जत्था दिखाई पड़ता है, जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जस्टिस राणा डे और सावित्री और वो ज्योतिबा फुले, बहुत से अंबेडकर, बहुत से विचारकों, समाज सुधारकों के रूप में हमें दिखाई पड़ा है। लेकिन आज जब हम स्त्री की बात करते हैं, कुछ फिल्मों के माध्यम से, कुछ बहसों के माध्यम से हम देखते हैं, या चितकौबरा उपन्यास की मैं बात यहाँ करना चाहूंगी, मृदुला गर्ग ने इसे 1975 में, यानी 70 के दशक में रची गई रचना। आज से 45 वर्ष पूर्व जिस उपन्यास में वो मैरिटल रेप की बात को हौले से गूंथ देती है, वैचारिक चिंतन के प्रस्थान बिंदु के रूप में, क्या उस मैरिटल रेप यानी स्त्री के जीवन को रोज रोज आक्रांत कर देने वाली, घर की चार दीवारी में होने वाले, स्त्री की देह के साथ होने वाले उस उत्पीड़न के खिलाफ हमने कोई किसी एक मंच पर बहस करनी चाहिए? क्या पूरे विश्व में जब मैरिटल रेस को एक कॉग्निजेंस ऑफेंस माना गया है, एक दंडनीय अपराध माना गया है, तो क्या कारण है कि भारत में मैरिटल रेप को हम अपराध की संज्ञा ही नहीं देते हैं? और जब इस किस्म की बहसें कुछ उठी तो जुडिशरी साफ तौर पर मना कर देती है कि यदि हम मैरिटल रेप को एक दंडनीय अपराध की संज्ञा देंगे तो फिर विवाह संस्था ही नष्ट हो जाएगी। इस लचर तर्क को देते हुए क्या न्यायपालिका की पुरुषवादी मनोवृत्तियां सामने नहीं आई हैं, जो यह स्वीकार कर रहा है कि हाँ, स्त्री का मैरिटल रेप किया जाता है, लेकिन साथ ही वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मैरिटल रेप करने का अधिकार पुरुष को है, क्योंकि स्त्री उसके लिए देह है, स्त्री उसके लिए दैहिक उपनिवेश है, जिस पर वह अपनी विजय पताका, अपना साम्राज्य खड़ा करना चाह रहा है। तब फिर हम क्यों स्त्री मुक्ति की बात करते हुए उन धर्म ग्रंथों की कुछ कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हैं, जहां ये कहा जाता है कि पुरुष के लिए स्त्रियां हरे भरे चरागाह है, जैसे जानवर का जब मन होता है वह चरागाह में जाकर हरी हरी घास पर मुंह मारकर अपना पेट भरता है, उसी तरह से पुरुष अपने स्त्री रूपी चरागाह को जब चाहे चर सकता है। तो क्या हम यह मान रहे हैं कि स्त्री निर्जीव वस्तु है और पुरुष मनुष्य नहीं है, पशु है? यदि हम मैरिटल रेप
की इसीलिए उपेक्षा करते हैं, जैसे मैरिटल रेप जैसे जघन्य अपराध की इसलिए उपेक्षा करते हैं कि हमारी विवाह संस्था, परिवार संस्था और समाज का मौजूदा ढांचा बना रहे। तो हमें यह स्वीकार भी करना चाहिए, वोकल होकर, मन के अंधेरों में नहीं जाकर, वोकल होकर हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं वह तो दरअसल पाशविकता के मूल्यों से संचालित समाज है, जो मनुष्य की ना तो परिभाषा जानता है ना गरिमा जानता है। तो हम किस सशक्त स्त्री की परिकल्पना कर रहे हैं? तो यह दरअसल अपनी ही आंखों में धूल झोंकने का एक प्रपंच है। इसी के साथ सतीत्व से जुड़ी एक और अवधारणा है, ऑनर किलिंग। और हम जानते हैं कि यह ऑनर किलिंग जैसी अवधारणा जो कबीलाई समाजों की एक बहुत बड़ी विशिष्टता हुआ करती थी, और इसी वजह से कबीलाई समाज लोकतांत्रिक चेतना से अनुस्यूत समाज नहीं कहे जाते थे। वे पिछड़ेपन और जहालत का एक सर्वोत्कृष्ट नमूना कहे जाते थे। वही ऑनर किलिंग की समस्या हमारे भारतीय समाज में तेजी से घर करती जा रही है। अब नहीं, पिछले कुछ दशकों से, लेकिन अब जिस रूप में बढ़ती जा रही है वह हमारे लिए चौंकाने वाला एक चुनौती के रूप में है। हम इस समस्या को पड़ोस की समस्या, एक दूसरे समाज की समस्या, एक ग्रामीण समाज की समस्या कहकर हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनर किलिंग दरअसल मॉब लिंचिंग का ही एक प्रतिरूप है। जिस तरह से हम अल्पसंख्यकों, दलितों, गरीबों की मॉब लिंचिंग की खबरों को अभ्यस्त भाव से, निर्द्वंद्व भाव से ग्रहण करते चलते हैं, ठीक उसी तरह से ऑनर किलिंग के उदाहरण भी हमें क्षुब्ध नहीं करते हैं, हमें आक्रोशित नहीं करते हैं, हमें लामबंद करके एक वैचारिक आंदोलन छेड़ने की प्रेरणा नहीं देते हैं। हम सुख की सांस भर लेते हैं कि ओह अच्छा है, हमारे समाज में, हमारे वर्ग में, हमारे मध्यवर्गीय शिक्षित परिवारों में यह कुप्रथा नहीं है। तो कोई भी सभ्य समाज, लोकतांत्रिक चेतना से अनुस्यूत समाज कभी भी अपने आप को वी एंड दे, हम और वे, इसकी बाइनरी में विभाजित करके नहीं देखता है। लोकतंत्र का अर्थ ही यही है, या मनुष्य होने का अर्थ ही यही है कि मेरा मैं दूसरे के मैं का ही प्रतिरूप है। मेरी भीतरी आकांक्षाएं, मेरे भीतरी स्वप्न, मेरी भीतरी महत्वाकांक्षाएं और मेरी अनुभूतियां ठीक उसी रूप में मेरे भीतर सक्रिय हैं जिस रूप में वह दूसरे के भीतर सक्रिय है। तो मेरी मनुष्यता का आईना दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। मेरी संवेदना उसी रूप में उस तक पहुंचनी चाहिए जैसी संवेदना मेरे परिवार के सदस्यों के साथ होगी। तो इतने बड़ी वैचारिक मनोभूमि पर उतरे बिना हम मनुष्य की मुक्ति और मनुष्य की संवेदनशीलता की परिकल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में स्त्री की, जो मैंने कहा कि दैहिकता, उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, मैं बॉडी, स्त्री की सशक्तिकरण की बात तब होगी जब हम पहले स्त्री को एक बॉडी के रूप में, एक देह के रूप में देखना बंद कर देंगे। स्त्री की दैहिकता क्या सिर्फ परिवार के भीतर ही है, या क्या सिर्फ रेप के साथ ही हमें दिखाई पड़ती है? स्त्री की दैहिकता पर अपनी विजय पताका फहराने के उपाय पुरुष ने और रूप में भी तो किए हैं। यदि आज समाज में वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं हैं, यदि आज विमेन ट्रैफिकिंग राज्य, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर एक चुनौतीपूर्ण समस्या के रूप में उभर रही है, यदि आज पोर्न इंडस्ट्री फल फूल रही है, तो इसके लिए क्या दोषी सिर्फ स्त्रियां हैं कि वही देह के माध्यम से आजीविका कमा रही हैं?
क्या सेक्स वर्कर्स, बार डांसर्स, चीयर लीडर्स अपनी मर्जी से अपनी देह की नुमाइश करती हैं? मनुष्य की सशक्तिकरण की मुहिम दूसरों पर उंगली उठाने से संपन्न नहीं होती। यह मुहिम दरअसल आत्मालोचन, आत्मविश्लेषण और आत्म परिष्कार की मुहिम है। और इसीलिए जब हम इन प्रश्नों से रूबरू होते हैं तो हम यह जानते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री और प्रोस्टिट्यूशन, इन दोनों विकृत संस्थाओं का संरक्षक, स्वामी और बेनिफिशियरी, उसका से लाभ उठाने वाला व्यक्ति, वह सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। तो पुरुष की विकृत काम वासना की पूर्ति के लिए स्त्री को कब तक माध्यम बनाया जाता रहेगा? स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हुए हमें इस सवाल को गुपचुप भाव से नहीं, मुखर भाव से, अपने सवाल में चुनौती, गुस्सा और भविष्य की दिशाओं को गूंथ कर पूछना होगा इस सवाल को कि क्यों हम आज एक बेहतर इंसान की रचना नहीं कर पाए हैं। हम जानते हैं बहुत पहले से ही, ईसा पूर्व से पहले से ही हमारे बड़े बड़े दार्शनिक, चिंतक, समाज सुधारक, लेखक पूरे विश्व के, वो ये कहते रहे हैं कि वेश्यावृत्ति को तो समाप्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, पुरुष के नैतिक स्वास्थ्य के लिए वेश्याएं सामाजिक नालियां हैं जो उनकी गंदगी को, जो पुरुष की गंदगी को बहा ले जाती। इतनी घृणा, इतनी अवमानना, इतनी तुच्छता के साथ यदि हम अपने ही जैसी किसी एक मानवीयता को संबोधित करेंगे तो दरअसल हम उस दूसरी मानवीयता को पद दलित, मर्दित करने से पहले अपनी मनुष्यता को ही तिलांजलि दे देंगे। इसी के साथ जो मैंने शुरू में बताया कि एक नारा चल रहा है बेटी बचाओ, दूसरा है बेटी पढ़ाओ, यानी कहीं हम मान रहे हैं कि शिक्षा स्त्रियों तक नहीं पहुंच रही है। और इस तथ्य को हमें 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणामों से देखना होगा। हम बढ़ चढ़ कर कहते हैं लड़कियों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, लड़कियों को सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें मिड डे मील मिल रहा है। शहरी क्षेत्र की लड़कियों को भी हम सैनिटरी नैपकिन देने तक की एक प्रगतिशीलता का दिखावा करते हैं कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में हम उनको ये प्रावधान करते हैं कि वो अपनी बायोलॉजिकल समस्याओं के वजह से वो घर के भीतर ना बैठे रहें। हम एक इस तरह का एक उदार माहौल दे रहे हैं जहां उसकी बायोलॉजिकल विशिष्टताओं को हम शर्म नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आज तक हम यह मानते रहे हैं और हमारे समाज में प्रचलित है, स्त्री के अंतर्वस्त्र उसके लिए शर्म की चीज है जिन्हें छुपा कर रखा जाता है। स्त्री के अंग, स्त्री से जुड़े हुए पारिवारिक संबंध ये गाली का रूप लेते हैं। माँ की गाली, बहन की गाली, स्त्री के अंगों से जुड़ी हुई गालियां, दरअसल इनके पीछे एक ही स्त्री को हीन समझे जाने वाली भावना है। तो जब हम बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो हमारी अपेक्षा सबसे पहले यह होती है कि क्या समाज ने स्त्री की बायोलॉजिकल विशिष्टताओं को गाली और तुच्छता का पर्याय समझने के संस्कार से मुक्ति पाली है। तो बेटी को पढ़ाना जरूरी है या बेटे को पढ़ाना जरूरी है? और पढ़ाई का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या डिग्री रूपी एक कागज को उपार्जित करने का व्यर्थ श्रम है, या शिक्षा अपने भीतर के पूर्वाग्रहों, क्षुद्रताओं, अंधविश्वासों से लड़कर अपनी मनुष्यता का प्रसार करने का एक उदार अभियान है?
यह सवाल हमें किसी और से पूछने नहीं जाना है, इस सवाल का उत्तर हमें स्वयं लेना है। क्या परसेप्शंस, अवधारणाएं हमें शिक्षित करेंगी, या उन बनी बनाई अवधारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें समकालीन समस्याओं, संदर्भों, स्थितियों के में देखकर उन पर मनन करके अपना एक निष्कर्ष निकालना हमें एक शिक्षित व्यक्ति की संज्ञा देगा? यदि ऐसा है तो क्यों सोशल मीडिया द्वारा भेजे गए कुछ एक मैसेजेस वो वायरल हो जाते हैं, वे उन्माद फैलाते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं और हिंसा का, स्त्री पर हिंसा, दलित पर हिंसा, अल्पसंख्यक पर हिंसा का एक बड़ा कारण बनते हैं। शिक्षा भेड़ की तरह अंधानुकरण करना नहीं है। शिक्षा बैठकर एक संतुलित समग्र दृष्टि से समस्या के प्रॉस एंड कॉन्स को, समस्या के भीतर लिपटी कितनी ही रेशमी परतों को खोलकर समस्या को उसके निखूट, निर्भ्रांत रूप में देखना है। बेशक वो हमें डराए, लेकिन डर के माध्यम से, समस्या के माध्यम से ही, समस्या के विश्लेषण के माध्यम से ही हमें समाधान के बहुत से विकल्प मिलते हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को कैसी शिक्षा दी जा रही है? 10वीं 12वीं में टॉपर्स लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के बावजूद हम क्यों इस तथ्य पर विचार नहीं करते कि प्रोफेशनल कॉलेजेस में उन लड़कियों की संख्या कम क्यों हो जाती है? हम क्यों इस बात पर विचार नहीं करते कि प्रोफेशनल कॉलेजेस से शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियां नौकरियों में, बड़े ओहदों पर हमें और भी कम होती हुई क्यों दिखाई पड़ती है? क्यों बाहरी दुनिया पर अभी भी पुरुष का वर्चस्व है और स्त्रियां यदि हमें वहां दिखाई पड़ रही हैं तो या तो वो सॉफ्ट स्किल्स में दिखाई पड़ रही हैं, वो डॉक्टर के रूप में, नर्सिंग के रूप में, अध्यापक के रूप में दिखाई पड़ रही हैं? क्यों अधिकारियों के रूप में, सीईओ के रूप में, सीएफओ के रूप में, राजनेताओं के रूप में हमें वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं? क्यों संसद में 33% रिजर्वेशन के बिल पारित नहीं हो पाते हैं, महिलाओं के रिजर्वेशन के बिल पारित नहीं हो पाते हैं? हम तो आधी आबादी कहते हैं स्त्रियों को। क्यों ऐसा है कि आधी का भी आधा, उसका भी आधा, यानी कुछ 1% ही स्त्रियां हमें दिखाई पड़ रही हैं? अपने खबरें भी हमने इन दिनों पढ़ी होंगी कि विश्व में भी स्त्रियों लैंगिक असमानता और पूर्वाग्रहों की शिकार हैं, लेकिन वहां फिर भी भारत की तुलना में ऊंचे ओहदों पर काम करने वाली स्त्रियों का प्रतिशत बेहतर है। जैसे सीईओ और सीएफओ, भारत में यदि 2% स्त्रियां ही इन ऊंचे पदों पर आसीन है, तो विश्व में यह आंकड़ा 15% पहुंच जाता है। जब ग्लोबल रैंकिंग जैसी संस्थाएं स्त्री की स्वतंत्रता और समानता के आधार पर ग्लोबल रेटिंग करती है देशों की, उस समय हम देखते हैं कि भारत अंतिम पायदान पर खड़े कुछ विश्वों के समूह में आता है। उसके बावजूद हम जब यह दावे करते हैं कि स्त्री मां के रूप में पूज्या है, भारत एक ऐसी संस्कृति रही है जो स्त्री की मातृशक्ति की आराधना करता है, स्त्री को देवी मानता है, स्त्री को श्रद्धा मानता है, तब हमें अपने आप पर हंसना चाहिए और हंसकर अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए कि नारे और आप्त वचन यह हमारी नग्नता को ढांपने वाले पोशाक नहीं होते। यह ठीक वैसी ही पोशाक है जैसे कहानी हम सब ने पढ़ी होगी, राजा नंगा है, कि एक राजा, एक कारीगरों ने राजा के कहने पर एक कारीगरों ने एक लंबे समय तक, बहुत बड़े अरसे तक बहुत से कारीगरों ने मिलकर करघे पर एक बहुत बड़ा चोगा बुना
लेकिन वो चोगा दिखाई नहीं दे रहा था। और राजा ने कहा कि मुझे तो राजा कुछ पूछे कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो कारीगरों ने कहा कि यह ऐसा चोगा है जो उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेगा, हम जिस धागे की, जिन रेशमी तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे तारे बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारी तारे हैं, और ये तारे उन्हीं को दिखाई पड़ती हैं जो ईमानदार लोग हैं। तो राजा को वो दिखाई नहीं पड़ा, राजा को लगा, अरे मैं तो बेईमान हूँ। तो वो 2-3 साल तक कारीगर उसे बुनते रहे, और राजा के दरबारी, मंत्री, बहुत से गणमान्य लोग आकर सराहते रहे कि देखो कितना सुंदर डिजाइन है, कितना सुंदर। दिख किसी को नहीं रहा था, लेकिन मन के अंधेरे कोने में कोई भी अपने आप को बेईमान साबित नहीं करते, अपने बेईमानी का साक्षात्कार करने के बावजूद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो अपने आप को बेईमान नहीं बताना चाह रहा था। तो अंततः जुलूस का दिन आया, राजा को बहुत ही तामझाम के साथ नौकरों ने वह लबादा पहनाया, नौकरों को भी नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, और राजा बहुत ही शान से उस न दिखने वाले अदृश्य लबादे को धारण करके जुलूस में वो पूरे नगर का भ्रमण कर रहा है, और सभी उस नग्न राजा को देखकर हतप्रभ है कि अरे हम भी बेईमान हैं, क्योंकि राजा ने तो धारण किया हुआ है, बाकी सब लोगों को दिख रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है। तो वह राजा का नग्न जुलूस पूरे शहर में घूमा, और सब वाह वाह कर रहे हैं कि ऐसा अद्भुत लबादा हमने नहीं देखा, ऐसी कलाकारी, पच्चीकारी, ऐसा कसीदा। तो अचानक एक बच्चा उस भीड़ में आता है और वो कहता है राजा नंगा है, राजा नंगा है। तो यह जो हमारी व्यवस्था में स्त्री को स्त्री यानी कुत्सित, घृणित, प्रताड़ित बनाने का जो षड्यंत्र है, और पुरुष को पुरुष यानी अमानुषिक, पाश्विक, दरिंदा और दंभी, अहंकारी बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसे हम सशक्तिकरण के किसी भी नारे, किसी भी आप्तवचन, किसी भी महिमा मंडित सामाजिक अभियान के साथ संपन्न न करें, बल्कि इन तमाम कोशिशों के बीच हम पुख्ती से अपने इस बात को रखें कि हाँ राजा नंगा है, कि हाँ सशक्तिकरण दरअसल रचनाओं और प्रवंचनाओं को ठीक उसी रूप में आगे ले जाने का भाव है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दरअसल आपके इस विशिष्ट व्याख्यान ने कुछ भी कहने से ज्यादा हमें सोचने के लिए विवश कर दिया है कि स्त्री विमर्श को लेके जिस दिशा में हम सोचते हैं, जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, क्या वह मार्ग ठीक है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि स्त्री सशक्तिकरण सही मायनों में स्त्री को वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से और नैतिक रूप से सशक्त करने की प्रक्रिया है, और वह तभी संभव है जब हम सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर आगे बढ़ें और मनुष्य सशक्तिकरण और मनुष्य संवेदीकरण की अवधारणा को लेकर ही हम स्त्री विमर्श को एक सही दिशा निर्देश दे सकते हैं, एक सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपके इस विशिष्ट, इतने गंभीर व्याख्यान के लिए हमारा हैदराबाद विश्वविद्यालय आपका आभारी रहेगा।